Hello everyone, in this video we are going to start a new chapter from class 11th chemistry, that is classification of elements and periodicity in properties. So the first question that comes in our mind is, why do we need to classify the elements? What is the necessity for classification of elements? So the first topic that we are going to discuss is the need of classification and the periodic table. Why do we need to classify the elements? As we know that there are more than 100 elements which have been discovered so far. Now, if we study each element one by one, it will be very difficult for us. It will be a long process. So, by classifying the elements, the study of elements will be more convenient and easier. So, let me give an example. जैसे कि आपकी क्लास में अगर 50 students होते हैं, suppose there are 50 students in your class. Now, if someone has to give a lecture to your class or someone has to give a lecture to all of the students of your class, so if the lecture is given to the, suppose अगर हम हर को एक एक करके कोई भी टीचर अगर लेक्चर देता है, so 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग हमें लेक्चर देना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टीचर है जिसको लेक्चर डिलीवर करना है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए हर एक स्टूडेंट को लेक्चर देना और वो भी एक एक करके, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. लेकिन हमको यहाँ पे पता है देयर आर 50 स्टूडेंट्स और सबको हमें एक ही लेक्चर डिलीवर. इज बेटर टू मेक अ ग्रुप ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिसको हम क्लास कहते हैं एंड देन डिलीवर लेक्चर एट वंस. तो एक ही बार में अगर आप लेक्चर दे सकते हैं तो दैट विल बी वेरी इजी. तो हमारा जो वर्क है वो 50 टाइम्स क्या हो गया, इजियर हो गया. तो इस तरीके से हम जो क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम क्लासिफाई करें किसी भी चीज को, कि अगर जो सेम सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो सेम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अगर हम एक ही ग्रुप में रखें, एक ही रूम में रखें और एक साथ लेक्चर डिलीवर करें, सो दैट विल बी वेरी इजी. तो इससे क्या होता है, सेम अगर हम ये चीज एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई करें कि सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जिनकी सारी प्रॉपर्टीज, लगभग सारी प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं, उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देते हैं और फिर उनको एक साथ स्टडी करते हैं. क्यों हम एक एक करके एलिमेंट्स को स्टडी करें? सो दैट विल बी वेरी इजी. सो दिस इज व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन से हमारी जो स्टडी होगी एलिमेंट्स की वो बहुत ईजी होने वाली है. लेकिन द क्वेश्चन इज, हाउ शुड वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स? हाउ वुड वी नो विच एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, विच एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज? सो व्हाई डू वी नीड द पीरियोडिक टेबल? सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा. नाउ वी शुड हैव अ रूल फॉर दैट. सो डिफरेंट साइंटिस्ट, दिस इज द अर्लियर डेवलपमेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की और उन्होंने एक रूल दिया, एक पर्टिकुलर रूल दिया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की. लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनके जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें कुछ कमी होने की वजह से हमको फिर नए क्लासिफिकेशंस की जरूरत पड़ी. तो चलिए देखते हैं कि पिछले साइंटिस्ट ने क्या क्या रूल्स यूज किए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए और क्या क्या उनमें ड्रॉबैक्स थे. वैसे तो आप ये क्लास 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, लेकिन एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं. द फर्स्ट इज डोबर्नियर-स्ट्राइड्स. सो डोबर्नियर-स्ट्राइड्स, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो डोबर्नियर-स्ट्राइड्स का है. एज द नेम सजेस्ट, ट्राइड्स. सो देयर आर द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. तीन एलिमेंट्स के ग्रुप होते थे. एंड व्हाट वाज द रूल ऑफ क्लासिफिकेशन? दैट द elements were arranged according to their increasing atomic masses. For example, I have lithium, sodium and potassium. So if the elements are arranged according to their increasing atomic masses, so its atomic mass is 7, its atomic mass is 23 and its atomic mass is 39. The average of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of second element. So if you take the average of first and third, that would be 7 plus 39 by 2. So it is equal to 46 by 2, that is 23. तो आप देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है एटॉमिक मासेस का वो सेकंड के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी. तो क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स थे इसीलिए इनको क्या कहा गया, ट्रायड्स कहा गया. नाउ
व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दीज क्लासिफिकेशंस? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बहुत कम यहाँ पे ट्राइड्स थी, मतलब बहुत कम एलिमेंट्स क्लासीफाई हो सकते थे। तो फिर इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर केवल आपको 10-15 ही एलिमेंट्स क्लासीफाई करने हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बाकी अभी सारे के सारे एलिमेंट्स तो अनक्लासिफाइड ही हैं। सो इससे हमारी स्टडी जो है एलिमेंट की प्रॉपर अभी भी नहीं हो सकती है। सो द नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो अकॉर्डिंग टू Newland's law of octaves, Newland gave a law of octave. He suggested that if the elements are arranged according to their increasing atomic masses, the property of every eighth element will be similar to the first element. So, for example, lithium, then beryllium, then boron, then carbon, nitrogen, oxygen, then sodium, magnesium, aluminium, and silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, calcium, etc. So suppose the elements are arranged according to their increasing atomic masses. So these elements are arranged according to their increasing atomic masses. So the property of every eighth element will be similar to that of first element. For example, this is lithium. तो जो lithium की property है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the eighth element. सो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसी होंगी। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 8th एलिमेंट सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हुई, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हुई, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और सो ऑन। तो इस तरीके से न्यूलैंड ने एक क्लासिफिकेशन किया। उसने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की जैसी होंगी। सो दैट इज क्वाइट सिंपल। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है। अब क्वेश्चन फिर से ये आता है, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? क्या लिमिटेशंस थी इस क्लासिफिकेशन की? तो प्रॉब्लम एक थी इस क्लासिफिकेशन में, इट इज नॉट गुड फॉर द elements having higher atomic masses or it is not applicable for the elements having higher atomic masses. अगर हम कैल्शियम के बाद देखें, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम आता है, बट स्कैंडियम अगर आता है कैल्शियम के बाद तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन और एल्यूमिनियम के जैसे होने चाहिए, जो कि नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से अगले जो एलिमेंट्स आते हैं इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करते। सो दैट इज द प्रॉब्लम। उसके बाद क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं रह जाता है, और क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं रह जाता है तो इतने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन से फिर भी अगेन हमको कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो द नेक्स्ट इज लूथर मेयर्स अरेंजमेंट। तो लूथर मेयर ने भी एक कोशिश की थी, ही ट्राइड टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने रखा एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और यहाँ पे रखा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इधर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डेंसिटी रख दिया या एटॉमिक साइज रख दिया या फिर कोई भी और प्रॉपर्टीज रख दी। तो जो लूथर मेयर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्राफ होता है वो रिपीट होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है, लगभग सिमिलर ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। बट अगेन ये जो ग्राफ है, ये जो मेथड था वो भी 100% एक्यूरेट नहीं था। तो क्योंकि कुछ एलिमेंट्स तो सही थे, जैसे यहाँ पे अगर सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो कुछ की प्रॉपर्टीज तो मैच करती हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच नहीं कर रही थी। दूसरा हमारे पास रीजन भी नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। द नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं हम उनको पूरी तरीके से क्लासिफाई कर सके, सारे एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर पाए। तो फर्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सो द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। So let's see what is the Mendeleev's periodic law. It says that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो उनके एटॉमिक मासेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो अपने एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगी। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोला, इसका मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, so if we arrange the elements according to their increasing atomic masses, their
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कुछ इंटरवल के बाद क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो यही है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। नाउ what is Mendeleev's periodic table and what is the significance of Mendeleev's periodic table? Let's see कि Mendeleev periodic table है क्या और उसका significance क्या है। तो क्योंकि हमारे पास Mendeleev periodic law आ चुका है, तो Mendeleev ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको इसके अकॉर्डिंग, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेस किया और उनको अरेंज किया एक टेबल की फॉर्म में। तो इसी टेबल को हम क्या कहते हैं, Mendeleev's पीरियोडिक टेबल। अब इस टेबल के सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इट हैज 10 हॉरिजॉन्टल रोज। 10 हॉरिजॉन्टल रोज। दीज रोज आर कॉल्ड सीरीज। इन सीरीज को या इन रोज को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते थे। और ये जो सीरीज हैं दे आर प्लेस्ड इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। ये 10 सीरीज 7 पीरियड्स में क्लासिफाई कर गई थी। मतलब इन 10 सीरीज को हमने 7 पीरियड्स में रखा था। किसी पीरियड में 2 सीरीज भी आती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सीरीज और पीरियड्स डिवाइड किए गए। नाउ इसके अलावा इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। 8 वर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को हमने सेम ग्रुप में रखा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड सीरीज। देन दीज सीरीज हैव 7 पीरियड्स। तो 7 पीरियड में हमने ये 10 सीरीज रखी हैं और हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो नाउ वी आर टॉकिंग सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या अच्छी बातें हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक से। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल is it made the systematic study of elements possible। इसकी वजह से systematic study possible हो पाई एलिमेंट्स की। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ही वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिस्टमैटिक स्टडी पॉसिबल हो पाई। कैसे? क्योंकि हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अब सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया था। तो अब हम सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते थे कि जो, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने सेम ग्रुप में रख लिया था। तो अब हमको ग्रुप वाइज स्टडी करनी थी, न कि हर एक एलिमेंट को एक एक करके स्टडी करना था। सो दिस इज वन ऑफ बेनिफिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ दूसरा जो बेनिफिट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, दैट वाज प्रिडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, फॉर एग्जाम्पल गैलियम और जर्मीनियम। So these elements were not discovered at that time। तो क्योंकि ये एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली किसी को उनके बारे में पता नहीं था। बट मेंडलीव प्रिडिक्टेड दोज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो लेफ्ट द स्पेस फॉर दोज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने न केवल वो एलिमेंट्स प्रिडिक्ट कर लिए थे, उसको पता था कि ऐसे कोई एलिमेंट्स होंगे, भले ही वो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसको पता था कि ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे। और उनके लिए मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ी थी कि जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो वहां पे उनको प्लेस किया जा सकता था। सो दिस वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। मैंने आपको बताया जैसे एलिमेंट्स हमारे पास कौन है, गैलियम, जर्मीनियम। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो कि गैलियम आता है एल्यूमिनियम के बाद और जर्मीनियम आता है सिलिकॉन के बाद। तो गैलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एका एल्यूमिनियम एंड जर्मीनियम वाज ऑल्सो कॉल्ड एका सिलिकॉन, क्योंकि जर्मीनियम सिलिकॉन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में और गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो इसीलिए इनको उस समय ये नाम दिए गए, क्योंकि उस समय तो एलिमेंट्स थे ही नहीं। नाउ वन मोर अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज करेक्शन ऑफ
द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास हमको उस समय गलत पता थे, मतलब पता तो थे लेकिन वो हम गलत एटॉमिक मास लेते थे। तो मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मासेस को क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस को मेंडलीव ने करेक्ट किया। जैसे कि जो बेरिलियम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास हम उस समय लेते थे 13। बाद में पता चला कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो मेंडलीव ने करेक्ट किया। मेंडलीव ने बताया कि इट इज नॉट 13, इट इज 9। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास भी मेंडलीव ने करेक्ट किया था। बट देयर आर सो मैनी defects, there are so many drawbacks in Mendeleev's periodic table, because of which we don't use the Mendeleev's periodic table. तो Mendeleev's periodic table के बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम Mendeleev's periodic table को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है Mendeleev's periodic table का, सबसे पहली जो लिमिटेशन आती है वो ये है कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मासेस पे क्यों डिपेंड करती हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक मासेस। नाउ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज वन ऑफ द डिफेक्ट। जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो कहाँ पे थी, हाइड्रोजन को रखा गया था एल्कली मेटल्स के साथ। तो आपको पता है हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच करते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं which do not match with alkali metals। खासतौर से हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि एल्कली मेटल्स जो हैं वो टिपिकल मेटल्स हैं। सो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो क्योंकि जो मेंडलीव था उसने क्या किया, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो उनके मासेस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11 दैट इज प्रोटियम, देन deuterium, then tritium. So there are 3 isotopes and all have different masses। तीनों के मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका जो मास होता है वो डबल होता है, इससे ट्रिपल होता है। तो तीनों के मासेस अलग अलग हैं, तो तीनों के लिए पोजीशंस भी अलग अलग होनी चाहिए थी, बट दे डोंट हैव डिफरेंट पोजीशंस। हाइड्रोजन के लिए एक ही पोजीशन थी और हाइड्रोजन वहीं पे है, जबकि इनके लिए 3 डिफरेंट पोजीशंस होनी चाहिए थी अगर हम उनको मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो। So that was also controversial. Now, position of lanthanoids and actinoids. So the position of lanthanoids and actinoids is not there in the main periodic table. It is different from the periodic table. तो आप देख सकते हो कि जो lanthanoids और actinoids हैं उनको main periodic table में जगह ही नहीं मिलती है, इनको अलग से हम place करते हैं। So that was one of the problem. Then anomalous pairs of elements. तो कहीं पे जो पेयर्स हैं एलिमेंट्स के वो इस लॉ को फॉलो ही नहीं करते, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आर्गन एंड पोटेशियम, तो आर्गन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 40 एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। बट जो पीरियोडिक टेबल में है, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है तो पोटेशियम पहले आना चाहिए था आर्गन से, बट एक्चुअल में आर्गन पहले आता है और पोटेशियम बाद में आता है। उसी तरीके से कोबाल्ट और निकल भी है। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ये जो एलिमेंट्स है ये खुद ही लॉ फॉलो नहीं करते हैं, ये आगे पीछे हो जाते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज होते ही नहीं है। सो दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज सम सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमने अभी बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में रखा गया, जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाना था, लेकिन कहीं पे वो डिफरेंट ग्रुप्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बेरियम एंड लेड, तो बेरियम और लेड की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, बट उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। उसी तरीके से कॉपर एंड मर्क्यूरी, तो कॉपर और मर्क्यूरी का जो ग्रुप है वो सेम होना चाहिए था, बट अगेन वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। और उसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच तो करती नहीं है, अगेन दे आर स्टिल इन द सेम ग्रुप। सो सम एलिमेंट्स हैविंग डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन सेम ग्रुप। एंड द लास्ट डिफेक्ट इज 8th ग्रुप। आप देख सकते हो कि 8th ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा गया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सो यू कैन से दैट the elements were kept in 8th group without any justification whether their properties match or not। और आप देख सकते हो कि कहीं पे 8th ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं, so there was no justification for putting the elements in 8th group। So because of all these drawbacks, the Mendeleev's periodic table is not used
these days we have a better arrangement of elements. So we will discuss that arrangement in next lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comment box. Thank you very much.